आपको फाइल आई होगी एक, वो फाइल देखिए जरा, है ना। सबसे पहले कुछ और चीजें मैं बताना चाहूंगा आपको, इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, फिर जाके हम ये स्टार्ट करते हैं काम। सबसे पहला काम ये है कि आपके पास दो तरह के मोशन होते हैं। एक तो होते हैं, एक ट्रांसलेटरी मोशन होता है। कौन सा मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें भावना होता क्या है कि आपके पास एक रॉड है, रॉड के ऊपर आपने एक फोर्स लगाया और ये रॉड आगे की तरफ चलेगी बिना रोटेट करे। दिस इज प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। अगर यही फोर्स मैं कहीं साइड पे लगा दूं, यहां पे, तो आपकी जो रॉड है वो क्या हो जाएगी? रोटेट कर जाएगी। दिस इज रोटेशनल मोशन। ठीक है जी। एक और चीज है, ट्रांसलेटरी मोशन में जो काम मास करता है वही काम आपके रोटेशनल मोशन में कौन करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला वो होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस का स्क्वायर क्या है? जैसे मान लीजिए ये आपका एक एक्सिस है, एक्सिस मान यानी कि जिसके अराउंड आपने घूमना है। मान लीजिए इस एक्सिस के पास एक बॉडी है जिसका मास है m। ये मास उस एक्सिस से कितनी दूर है? वो r डिस्टेंस पे है। तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इस बॉडी का, दैट विल बी I इज इक्वल टू m इंटू जितना वो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका स्क्वायर। यहां तक क्लैरिटी? तो जो जो काम मास करता है लीनियर मोशन में, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है रोटेशनल मोशन में। अगर आप फॉर्मूले भी देखेंगे, पैरामीटर भी देखेंगे, ये फर्क डालेगा। एग्जांपल के तौर पे, जैसे अगर मैं बोलूं स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस होता है s, यहां पे डिस्टेंस कौन है? थीटा। कौन है? रोटेशन में डिस्टेंस कौन होगा? थीटा। स्ट्रेट लाइन मोशन में आपकी स्पीड रहती है v, यहां पे स्पीड कौन रहेगी? एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन में आपका एक्सेलरेशन होता है a, यहां पे कौन होगा? दैट इज अल्फा। या तो क्लैरिटी? उसके अलावा स्ट्रेट लाइन मोशन में आप एक क्वांटिटी पढ़ते हैं जिसका नाम है दैट इज लीनियर मोमेंटम, है ना। और रोटेशनल मोशन में इसी के लिए आपके पास क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम। मैं फॉर्मूले भी लिखूंगा। अब एक काम करिए, अब ना पीछे चले जाओ, वहां दिखेगा नहीं यहां से। बस 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 बस, यही सबक किधर हो जाए। चले आगे। अच्छा, जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है रोटेशनल मोशन में वही कौन करता है? टॉर्क। अब मैं बहुत सारे फॉर्मूले आपको बना के बताऊंगा। जैसे सिंपली अगर आप देखें, बाय न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए। सुबोध जी यही रोटेशन में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? रोटेशन में फोर्स की जगह आ जाता है टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज टाउ इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। यहां तक क्लैरिटी? अंशुल, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है लीनियर मोशन में? हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर यही रोटेशन में देखें तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बोलेंगे हाफ आई दैट इज ओमेगा स्क्वायर। ठीक है यहां तक? कोई दिक्कत परेशानी? इसके अलावा और बताओ, और बहुत सारे फॉर्मूले हैं। हाँ जी, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, होता है कि नहीं? वही रोटेशन में हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम इज आई इंटू ओमेगा। वही चीज है, सारे फॉर्मेट सेम है, बस जहां पे मास है वहां पे क्या आ जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, कुछ और रिलेशंस हैं जो आपके लीनियर मोशन को रोटेशनल मोशन से जोड़ते हैं। जैसे कि अगर आप देखें, ये है एक सर्कल, सर्कल के अंदर एक बॉडी घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। जिस स्पीड से ये सर्कल में भागेगी वो है लीनियर स्पीड। इसके रोटेशन की वजह से एक क्वांटिटी पैदा होगी दैट विल बी एंगुलर स्पीड। एंड वो इस डायरेक्शन में, वो इस तरफ पैदा होगी जिस प्लेन में ये बॉडी घूमेगी उससे 90 डिग्री पे, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ये डिपेंड करता है सेंस पे। अगर तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी देन पैदा होगी ऊपर की तरफ, और अगर इसी सर्कल में बॉडी आपकी क्लॉकवाइज रोटेशन करे देन वो एंगुलर वेलोसिटी पैदा होगी नीचे की तरफ। इसको कर्ल रूल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरफ आपका रेडियस है, इसको रोटेट करवाइए और बी की तरफ जाइए, तो आपका जो थंब है वो किसको बताएगा? एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं।
ऐसे ही अगर आपका टेंजेंशियल या लीनियर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो ऊपर की तरफ आपका क्या रहेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क भी ऊपर की तरफ रहेगा, अल्फा भी ऊपर की तरफ रहेगा, एंगुलर मोमेंटम भी ऊपर की तरफ रहेगा। याद रखिए दुनिया में जब भी रोटेशन की वजह से जो क्वांटिटीज पैदा होती हैं वो आपके लीनियर मोशन के हमेशा 90 डिग्री पे पैदा होती हैं। वो वेक्टर ऐसा पैदा होता है कि जो 90 डिग्री पे होगा। दैट डिपेंड्स अपॉन सेंस ऑफ रोटेशन। अगर एंटी क्लॉकवाइज है देन ऊपर की तरफ, क्लॉकवाइज है देन नीचे की तरफ। ठीक है, कर्ल रूल से आप समझ सकते हैं। यहां तक क्लैरिटी। उसके अलावा ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, वैसे तो जो क्वेश्चन करने हैं वो इससे अलग है, बट रोटेशन में ताकि आपका इनर्शिया ब्रेक हो गया आप रोटेशन के बारे में सोच पाए इसलिए मैं ये करा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे v है लीनियर, ओमेगा है एंगुलर। अब अंशुल इन दोनों को जोड़ना है हमने किसी फॉर्मूले से, कैसे जोड़ेंगे? यहां लिख रहा हूं मैं, v है लीनियर, ओमेगा है एंगुलर। एक ही बंदा है जो इनको जोड़ सकता है, कौन? रेडियस। तो आपका फॉर्मूला होता है v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। लिखिए, कौन जोड़ रहा है इनको? कौन जोड़ रहा है? रेडियस। ठीक है, या जो जितनी दूरी है रोटेशन से, रोटेशनल एक्सिस से। अच्छा, ऐसे ही लीनियर एक्सेलरेशन इज एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रोटेशन, सॉरी रेडियस। ऐसे ही टॉर्क निकालते हैं हम, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है सुबोध? आर क्रॉस एफ। आपने बहुत बार यूज किया होगा ये फॉर्मूला की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, आर एफ साइन थीटा। टॉर्क कॉर्नर डाइपोल पढ़ा है ना ये। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला रहता है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो बताइए जरा, लीनियर मोशन और जो आपके रोटेशनल मोशन की क्वांटिटीज है उनको जोड़ने वाला बंदा कौन है? दैट इज रेडियस। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। समझ पाएगी नहीं? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? हाँ जी महक जी, कुछ समझ आ रहा है? ये लिखा है एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर, दैट इज आर क्रॉस पी वेक्टर। यहां तक किसी को समस्या? ठीक है जी, करें जरा क्वेश्चंस। क्वेश्चंस देखते हैं पहले, मैं क्वेश्चन में साथ ही साथ बताता रहूंगा कि ये कॉन्सेप्ट लगना है। क्वेश्चन निकालिए। बड़े आसान से क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। देखेंगे तो 2 मिनट में समझ आ जाएगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, ये रब कर दूं बच्चों? हाँ जी, ये रब कर दूं। जो सेकंड आपकी असाइनमेंट है उसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको फॉर्मूले लिखाऊंगा, वो आपको याद होने चाहिए बाय हार्ट। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो आपका मेन टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास। मतलब इसमें जितने भी इस असाइनमेंट में क्वेश्चन हैं वो सारे सेंटर ऑफ मास के ही हैं ज्यादातर। सुबोध जी, टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। तो बताइए जरा फॉर्मूला क्या होता है इसका, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का। जैसे मान लीजिए आपके पास ये है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे है वाई, दो पार्टिकल्स हैं, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर। ठीक है जी, ऐसे ही इसका पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर। अब मान लीजिए बीच में कहीं सेंटर ऑफ मास होगा जोड़ने वाला। ठीक है जी, तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है कि जो सेंटर ऑफ मास का आपका पोजीशन होता है आर सी एम, दैट इज m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस m1 प्लस m2। अगर 3 हो जाए देन 3 लगा दीजिए। अगर इन जनरल लिखना चाहूं, आपके पास n पार्टिकल्स हैं, देन सेंटर ऑफ मास का जो आपका पोजीशन होता है वो होता है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस अप टू सोन लास्ट में nth पार्टिकल का मास इंटू nth पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय वो सभी पार्टिकल्स के मास का सम। अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4, n है तो n। ठीक है, अब मान लो महजी हमने वेलोसिटी निकालनी है। कुछ नहीं करना, वेलोसिटी का भी सेम फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट विल बी मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मास ऑफ सेकंड पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल
plus up to so on mass of nth particle, velocity of nth particle divided by summation of masses. That is m1 plus m2 plus m3 up to so on mn. कोई दिक्कत परेशानी? अंशुल सेम फॉर्मेट पे एक्सेलरेशन के लिए भी है. Acceleration of center of mass into acceleration of first plus mass into acceleration of second, mass into acceleration of third divided by total masses का sum. याद रहेगा ये? कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन देखिए पहले. Two objects of masses 200 gram and 500 gram possesses velocity 10 I cap and 3 I cap plus 5 j cap meter per second respectively. The velocity of center of mass calculate कर दीजिए. हाँ जी रुबित, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे क्वेश्चन? क्वेश्चन फर्स्ट मनी जी, पहले का मास कितना है? 200 ग्राम. दूसरे का मास कितना है? 500 ग्राम. पहले की वेलोसिटी क्या है? दैट इज 10 आई कैप. दूसरे की वेलोसिटी क्या है? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप. तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है हमें. बस वी नो VCM is equal to M1 V1 vector plus M2 V2 vector divided by M1 plus M2. तो M1 कितना है? 200 इंटू V1 वेक्टर है 10 आई कैप प्लस M2 कितना है? दैट इज 500 इंटू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइडेड बाय 200 प्लस 500. कैलकुलेट करके बताओ कितनी वैल्यू आई? माफी चाहता हूं 5. हाँ जी क्या आ जाएगा बोलो? किसका आया सी? कोई बोला सी? आपने बोला. तो यह जाएगा 2000 आई कैप. हाँ जी यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? प्लस 1500 आई कैप और ऐसे ही प्लस 2500 जे कैप डिवाइडेड बाय 700. तो इन दोनों को ऐड करके बनेगा 3500 आई कैप बाय 700 प्लस 2500 डिवाइडेड बाय 700 जे कैप. यहाँ आ जाएगा 5 और इसे काट के 25/7 ही रहेगा. 5 आई कैप प्लस 25/7 जे कैप. ठीक है जी. हाँ जी सुबोध होगा. नेक्स्ट देखिए. अच्छा एक और चीज आप याद रखेंगे, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना बच्चों, ऐसे ही एक मोमेंट ऑफ मासेस भी होता है. क्या होता है? मोमेंट ऑफ मासेस. जैसे मान लो कोई अगर पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, एग्जांपल के तौर पे दो मासेस हैं, एक यहाँ पे है m1 एक यहाँ पे है m2, और अगर मान लीजिए इनको जोड़ने वाली लाइन ये है. ठीक है. एक ना मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया सेंट्रल, यहां से लेके यहां तक की दूरी है r1 और यहां से लेके यहां तक की दूरी है r2. मोमेंट ऑफ मासेस क्या कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है देन मास इनटू डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पार्टिकल फ्रॉम दैट पॉइंट इज इक्वल टू मास ऑफ सेकंड एंड इनटू डिस्टेंस ऑफ सेकंड पार्टिकल फ्रॉम दैट पॉइंट. ये है मोमेंट ऑफ मासेस. जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये है मोमेंट ऑफ मासेस. क्लैरिटी? अगर बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देन हम ये इक्वेट कर सकते हैं. ठीक है. अगला क्वेश्चन पढ़िए अब जरा, उसमें ये कॉन्सेप्ट लगे. आंचल पहला क्वेश्चन समझ आ गया? पढ़िए जरा. टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास कैपिटल M and 5m and their radii r1 and 2r sorry capital R and 2r respectively are released in free space with initial separation between the centers equal to 12r if they attract each other due to gravitational force only. आपस में ही अट्रैक्शन है, कोई बाहर से फोर्स नहीं है. if they attract each other due to gravitational force only, then the distance covered by the smaller body just before collision is. हाँ जी
इसमें मोमेंट ऑफ मासेस का ही कॉन्सेप्ट लगाया उन्होंने। करें, स्टार्ट करें जरा। हाँ जी अभी ये रब कर दूं। देख सुबोध जी, पहली एक एक मास है कैपिटल एम, दूसरा कौन सा है, ये दिस इज 5m। यहां से लेके यहां तक ये है सेंटर्स, सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 12r। पहले पहले मास का जो डिस्टेंस है कितना है, ये रेडियस r है, और दूसरे का कितना है 2r। तो अगर मैं बोलूं सरफेस टू सरफेस बात करूं तो कितनी दूर होंगे ये आपस में, इसके सरफेस और इसके सरफेस के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, यहां से लेके यहां तक, r यहां से सब्ट्रैक्ट कर दो, 2r यहां से सब्ट्रैक्ट कर दो, टोटल 12r में से। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 9r। ठीक है जी, 9 कैपिटल आ रहा है। अब मान लीजिए ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं और इस पॉइंट पे आके मिल गए दोनों। ठीक है जी, और ये मान लीजिए यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है x। ठीक है तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 9r माइनस एक्स, सरफेस टू सरफेस। तो अगर इस पॉइंट पे मैं मोमेंट ऑफ मास निकालना चाहूं तो क्या आएगा अंशुल, पहली बॉडी का मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट इज इक्वल टू दूसरी बॉडी का मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट। तो ये क्या आ जाएगा, 9r माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू बताइए क्या है, करिए शाबाश। मनी एक्स कितना आया, फटाफट बता, लिख के। हाँ, थर्ड क्वेश्चन होमवर्क जी, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन, 7.5 टाइम्स आर। सैजल आ गया आंसर। ठीक है, भावना, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका होमवर्क आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका होमवर्क, क्वेश्चन कोट करो। थर्ड पहले जैसा है। फोर्थ क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द कार्बन एटम and oxygen atom in a carbon monoxide molecule is 1.1 angstrom. Given mass of carbon atom is 12 amu and mass of oxygen atom is 16 amu. Calculate the position of center of mass of carbon monoxide molecule. आपने कार्बन मोनोऑक्साइड का जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन फाइंड करना है। कैसे करेंगे सुबोध, मोमेंट ऑफ मास की जरूरत नहीं है इसमें, सिंपल आप सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा सकते हो। बट उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल आपको पता है कि एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, आप क्या करें, कार्बन को रख लें ओरिजिन पे। कहां रखें, ओरिजिन पे। थोड़ी दूरी पे ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड लेंथ होगी आपकी, है ना, यहाँ बॉन्ड हो गया आपका और यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन। तो अगर आपने कार्बन को ओरिजिन पे रखा है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1.1 एंगस्ट्रॉम है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के, 1.1,0। ठीक है जी, अंशुल जी, कार्बन आपका पड़ा है ओरिजिन पे, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, दैट इज 0i कैप प्लस 0j कैप। ऐसे ही जो आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, या सॉरी ऑक्सीजन एटम है, वो पड़ा है 1.1 एमस्ट्रॉन्ग कॉमा 0 पे, तो ये आ जाएगा 1.1i कैप प्लस 0j कैप। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा दो, RCM
इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। लगाइए शाबाश। मासेस भी दे रखे हैं 12 AMU और 16 AMU। कर सकता है, बहुत ज्यादा इजी है, अपना अपना दे। हो गया। हाँ, वो ज्यादा बेटर है वैसे, इसमें फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं लेना। जल्दी करिए शाबाश। और आंसर बताइए चारों में से कौन सा है। क्वेश्चन सबसे अच्छा है। फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन देख के आधे की तो हंसी निकल जाएगी। देखा, जल्दी करिए शाबाश। जी बिल्कुल, सी ऑप्शन। रवनीत समझ आ रहा है? अर्नी, आंसर कौन सा, क्या वैल्यू क्या आई? 6 पॉइंट की तरफ से आए थे 0.57 तो उसको उसमें से माइनस कर देंगे तो 0.6 आप तक आ गया? 0. नहीं है आपका? 0.6 आएगा भाई। ये क्या बना दिया तुमने? चले आगे, कर लेंगे ये। फाइल में है, इसका सोल्यूशन देख लेना अगर किसी को कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम हो रही है तो। कितने लोग यहाँ पे जेई वाले? एक दो तीन। और नीट वाले कितने? नीट वाली ने पहले कर लिया क्वेश्चन, इधर भी कर लिया, कर लिया नहीं? आप तो कमाइंड हो, हमका तो मैथ भी है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। अंशुल एक फिगर बनी हुई है तेरे चेहरे जैसी, मतलब हसमुख, है ना? तो मैं फिगर दिखाता हूँ आपको। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक करेक्शन करना चाहूंगा मैं। एक ना, उन्होंने बोला एक ड्राइंग है और ड्राइंग को पेंट करने के लिए पेंट का मास बताया हुआ है अलग अलग पोर्शंस का। जैसे एक सर्कल है यहाँ पे, एक सर्कल है यहाँ पे, एक सर्कल है यहाँ पे, एक ये लाइन और एक है ये लाइन। ठीक है जी। तो मैं क्वेश्चन थोड़ा थोरली आपको समझा देता हूँ, पढ़ने में टाइम लग जाएगा। ध्रुवित जी क्या कर रहे हैं सर? हाँ, ये जो बाहरी सर्कल है इसका जो मास है वो है 6 टाइम्स m। ठीक है जी। ऐसे ही ये लाइन को लगाने के लिए जो मास है वो है m। सर्कल को लगाने के लिए जो मास लगा वो भी m, पेंट का। इस सर्कल को लगाने के लिए भी मास लगा m, और इस लाइन को लगाने के लिए भी मास लगा m। अब ये जो ये वाली लाइन है इसका सेंटर ऑफ मास है 0,0 पे। ठीक है जी। ये जो है ये वाला सर्कल, इसका सेंटर ऑफ मास है -a,0 पे। इसका सेंटर ऑफ मास है -a, लिखी। और इसका सेंटर ऑफ मास है a, पे। जैसे मैं आपको थोड़ा बना के बताता हूँ, ये ऐसे, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। ये वाला पॉइंट अंशुल, ये इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो है a, पे, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो है -a, पे। नीचे वाली जो लाइन है इसका सेंटर ऑफ मास है -a,0। सॉरी, एक मिनट चेक करने दो। हाँ, 0, तो आप, और ये जो पूरी बाहर वाला सर्कल है इसका सेंटर ऑफ मास भी ओरिजिन पे है। तो पहले तो सबके पोजीशन वेक्टर लिखिए जरा, बनाइए पोजीशन वेक्टर। लेफ्ट सर्कल, राइट सर्कल, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और बाहरी सर्कल कहाँ जाएगी?
लास्ट में आरसीएम का फॉर्मूला लगा देंगे। मैं टेंशन में आ गई, क्या बोल दिया सर ने। हो जाएगा ये सुबोध, हो जाएगा ना। कर दो शाबाश। सेंटर ऑफ मास बताओ कहाँ पे, बॉडी में। हाँ चलो आएगी नहीं शक्ल। कर दो फटाफट करो, बताओ जरा आंसर क्या है। अरे हो गया, इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए। डायरेक्ट कर सकते हैं आप, डायरेक्ट। आया नहीं, मैं डायरेक्ट कर दूं शॉर्टकट में। देखो सभी की मार्किंग कर लो। फिर इसका ऑप्शन नहीं आया, ऑप्शन नहीं है इसके, ये इंटीजर टाइप है। नहीं ऑप्शन है तो है नीचे, a/10, a/12, a/8, a/3। किस पे? अरे आपने फाइल किसी और जगह खुली होगी, ले देख। है ये ऑप्शन है यार। ए ऑप्शन है a/10, ऑप्शन ए। कराऊं, करें स्टार्ट। मार्किंग कर लो पहले, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ और लास्ट वाला फिफ्थ। हमने सेंटर ऑफ मास निकालना है तो याद आएगा आर सी एम वेक्टर इज इक्वल टू, सबसे पहले पहली बॉडी का मास। हाँ जी। और अब बताइए जरा महक, इसके पोजीशन वेक्टर बताइए क्या बनेगा। -ai कैप प्लस aj कैप, पता है बनाने आते हैं। एक्स ये होता है वाई, सेंटर में प्लस, सेकंड के बताइए ai कैप प्लस aj कैप, दूसरे सर्कल के। ये जो लाइन है आपकी वर्टिकल लाइन, ये 0 0 पे है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, दोनों 0 हो गए। बिल्कुल। और ऐसे ही नीचे वाली लाइन ये है प्लस, इसका भी मास m इंटू 0i कैप माइनस aj कैप। ठीक है जी। और जो बाहरी सर्कल है उसके भी, उसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, ओरिजिन पे, तो उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना हो गया, एक लेफ्ट सर्कल, राइट सर्कल, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन प्लस 6 टाइम एम्स बाहरी सर्कल। ठीक है जी। तो यह आ जाएगा आर सी एम वेक्टर इज इक्वल टू, काटने वाली चीजें काटिए, देखो सभी के साथ एम कॉमन है, पहले तो एम कॉमन ले लो, नीचे बन जाएगा 10 टाइम्स एम। यहाँ पे ए आई कैप कट गया, ए जे कैप कट गया, क्या बचा बोलो। दैट इज, क्या बचा, सिर्फ -aj कैप। आरसीएम वेक्टर इज इक्वल टू 0i कैप माइनस ए, एम से एम कैंसिल, a/10 जे कैप। आंसर इज a/10 जी। माफी चाहता हूँ, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव कटेगा, हाँ ये बचेगा। दो बढ़ जाने, ठीक है जी, a/10। अब क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क आपका, जरूर करो, जरा यही कर दो।
देखता हूँ कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करो जरा, जल्दी कैसे आ गई। हिमांशु का शेर आ रहा है बीच में। सार्थक अपने साथ बिठा लो, ध्यान से जरा कैमरा ऊपर। हाँ, चलें आगे, करिए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8 आप करेंगे, उससे पहले 6 क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया सभी का? सैजल क्वेश्चन, अब थोड़ी करो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन 6 है, उन्होंने बोला है, पढ़ी जरा क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है, 4 particles of masses m, 2m, 3m and 4m are arranged at the corner of a parallelogram with each side equal to a, and one of the angle between two adjacent sides is 60 degree. The parallelogram lines in the xy plane with mass m at origin and 4m on the x-axis. The center of mass of arrangement will be located at. तो आपके पास 4 मासेस हैं, m, 2m, 3m एंड 4m। पहले तो ये 4 मासेस लिख लिए हमने, और उन्होंने ये बोला ये एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन भी बना लिया, ये है y, ये है x। इनमें से उन्होंने बोला कि एक जो मास है आपका वो है ओरिजिन पे। देखिए देखिए से लग रहे हैं, पता नहीं पर क्या नाम लिखा हुआ है। हाँ जी ठीक है, यहाँ तक अंशु जी, यहाँ तक क्लैरिटी। एक मास आपका ओरिजिन पे पड़ा है, ये है स्मॉल m, और एक मास यहाँ पे पड़ा है एक्स एक्सिस पे, ये है 4m। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या हो जाएंगे बोलो। और जो आपकी पैरेललोग्राम है उसकी साइड है a, ऐसे ही एक साइड इस तरफ रहेगी, इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री, यहाँ पे होगा आपका 2m, ऐसे ही इसको आगे ज्वाइन कराएंगे और यहाँ पे होगा आपका 3m। अब पहले तो बताइए 4m के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, a,0, क्योंकि यहाँ पे y0 है। हमने इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और इसके भी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और वो आसानी से नहीं निकलने वाले, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है, ठीक है जी। अब मैं पूछूंगा सुबोध जी ये कितना है, एक है ना, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा नीचे की तरफ, अगर ये हाइपोटेन्यूज है देन ये क्या हो जाएगा, a sin थीटा, क्लैरिटी। और ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक a cos थीटा। सभी सहमत है, किसी को आपत्ति हो इस चीज में कि अगर ये आपका वेक्टर है तो ऊपर वाला कंपोनेंट साइन कंपोनेंट और इस तरफ वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, प्रिसाइसली थीटा की जगह आप लिख सकते हैं 60 डिग्री, और यहां पे भी क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री, ठीक है जी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, 2m के कोऑर्डिनेट्स हुए a sin 60 डिग्री कॉमा a cos 60 डिग्री, ठीक है जी। अब ना आप यहां से यहां तक चलिए, ये कितना आया a, तो अगर मैं, ये भी आपका 60 हो जाएगा, पैरेललोग्राम है सेम एंगल होंगे। अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, जैसे ये भी a है तो ये क्या हो जाएगा a sin 60 डिग्री, है ना। ध्रुवित समझ आ रहा है, यहां से यहां तक कितना है a, और फिर आगे और कितना हो जाएगा a cos 60 डिग्री, तो ये टोटल आ जाएगा a प्लस a cos 60 डिग्री। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3m के, वो क्या आ जाएंगे a sin 60 डिग्री कॉमा a प्लस a cos 60 डिग्री। अब आपने पोजीशन वेक्टर लिखने हैं, लिखिए जरा शाबाश, r1 r2 r3 r4 लिखिए। अंशु समझ आया,
ऋषु, पहले का पोजीशन वेक्टर क्या है बताओ, फटाफट बताओ फटाफट। पहला जो पार्टिकल है वो कहाँ पे है, एम सर, पार्टिकल का मास है, वो है कहाँ पे, ओरिजिन पे। तो फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर क्या आया, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। दूसरे का पोजीशन वेक्टर, हाँ जी दिव्यांशु, दूसरा कहाँ पे है, यहाँ पे, तो बताइए जरा, साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो ये आ गया √3/2 आई कैप प्लस, हाँ जी हाफ ए भी आएगा, हाफ ए जे कैप, ठीक है जी। ऐसे ही R3 बताओ भावना, बताओ जरा, ये आ जाएगा √3/2 ए आई कैप। ऐसे ही ये क्या आ जाएगा, प्लस ए प्लस 1/2 टाइम्स ए जे कैप। R4 क्या आएगा, R4 आ जाएगा ए आई कैप प्लस 0 जे कैप। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा दो, RCM इज इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर प्लस M4 R4 वेक्टर डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द मासेस M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। पुट करिए वैल्यू निकाली, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ विष्णु, मनी डाउट है कहीं, हाँ जी ईशा समझ आ रहा है कुछ, लक्ष्मी, हाँ जी ध्रुव, कुछ पता चल रहा है, 'बच्चों तो बहुत ही ऑलमोस्ट ना टाइम नहीं लगना चाहिए, ये है थोड़ा जेई का क्वेश्चन, तो पहले मजाक ही, 7th 8th क्वेश्चन होमवर्क लिख लो, वो भी साथ साथ में, 7th 8th क्वेश्चन होमवर्क, 9th होमवर्क हो जाएगा ये। अच्छा मान लो, जैसे एक साथ ही साथ करते रहो सुनते रहो, अगर अंशुल एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना बॉडी पे, अंदरूनी फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस हैं, देन सेंटर ऑफ मास पे फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर आपका, अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, देन सेंटर ऑफ मास क्या है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मान लीजिए इनिशियली आपका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बट इंटरनल फोर्सेस की वजह से वो ब्लास्ट हो गया, तो उसका सेंटर ऑफ मास बाद में भी क्या रहता है, वहीं पे। ठीक है जी, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अंजुल, यहाँ पे एक बॉम्ब पड़ा है, ठीक है, ये ब्लास्ट हो गया, इसके फ्रेगमेंट जाएंगे, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, ठीक है जी। ये फूटेगा इस तरह से कि सेंटर ऑफ मास तीनों का यहीं पे लाई करेगा, फूटने के बाद भी। पहले ये बॉम्ब है एक, है ना, तो इसके फ्रेगमेंट्स फूट गए, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया, तो ये सारे जाएंगे ऐसे,
बट सेंटर ऑफ मास हमेशा यही रहेगा, आप अगर निकाल के देखेंगे वही आएगा वो। क्यों? क्योंकि बॉम्ब बाहर से हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, वो अपने इंटरनल फोर्सेस से ही ब्लास्ट हुआ है। ठीक है, क्लैरिटी? क्लैरिटी यहां तक? बोलो ठीक। नहीं हो गया? कैलकुलेट कर लिया दिव्यांशु? सार्थक हो गया? यार कमाल है, कैलकुलेशन नहीं आता तुम लोगों को। कर लेना ये पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, 10th तक होमवर्क है आपका। क्वेश्चन 11 पढ़िए शाबाश फटाफट। जाते जाते मैंने आपको कुछ चीजें भी बतानी है और, ठीक है, वो याद होनी चाहिए बाय हार्ट। बाय हार्ट याद होनी चाहिए, वो तभी हो पाएंगे क्वेश्चन। आपको भी जरूरी है, नीट वालों को। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करेंगे। 10 तक होमवर्क, 11 करना है। सैजल हो गया? मैथ्स करते हो ना तुम लोग? हैं? करते हो ना मैथ्स? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। क्वेश्चन पढ़िए। A thin uniform rod of length L and mass M is swinging freely about a horizontal axis, passing through its end. Its maximum angular speed is omega. Its center of mass rises to a maximum height of. आपने सेंटर ऑफ मास का क्या निकालना है? मैक्सिमम राइज निकालना है, कहां तक जाती है सेंटर ऑफ मास आप। तो क्वेश्चन क्या है जरा देखिए सुबोध जी, इससे पहले हमें दो तीन बातें और करनी पड़ेंगी। जैसे ये रॉड है, अच्छा एक बात बताऊं, एक बात याद रखिएगा, रॉड इज अ टाइप ऑफ सिलेंडर। जब तक क्वेश्चन में थिन बोला है तो उसको रॉड लेके चलना है, जब उन्होंने बोला कि उसकी मोटाई है देन उसको सिलेंडर लेके चलना है। सिलेंडर और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है, ये भी याद रखिएगा। तो जैसे मान लीजिए ये रॉड है, इसकी सिर्फ क्या है, लंबाई है, लेंथ है, मान लीजिए टोटल लेंथ है एल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे है। अगर तो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका साइड में है तो इसके अराउंड जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है मास ऑफ रोड एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। क्या आता है? एम एल स्क्वायर बाई 3। और अगर यही आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड के सेंटर से पास हो परपेंडिकुलर टू द रॉड, और मान लीजिए रॉड का टोटल लेंथ है एल और इसके अराउंड हमने क्या देखना है? रोटेशन देखना है। तो इस एक्सिस के अराउंड आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12। साइड में एम एल स्क्वायर बाई 3 और सेंटर में एम एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ही ऐसा है कि आपकी जो रॉड है ये एक्सिस है ना, या अगर मैं सामने दिखाता हूं, ये आपको पॉइंट दिखेगा, एक रॉड है इससे अटैच्ड है ऐसे, ठीक है जी, सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे होगा इसका रॉड का, और ये ऐसे स्विंग कर रही है दोनों तरफ। क्या कर रही है? स्विंग कर रही है। और अगर आप देखें आपका, अच्छा एक और चीज है जिसके अराउंड घूमती है बॉडी, उसको हिंज भी बोलते हैं। ये हिंज है, ये हिंज है, ठीक है जी, दिस इज हिंज, जिसके अराउंड रोटेशन हो रही है आपकी। 3 हिंजेस हैं, 1 2 3, देख पा रहे हैं? जो एक्सिस जिसके अराउंड रोटेशन होती है दैट इज हिंज। तो यहाँ पे एक एक्सिस होगा, ये ऐसे एक्सिस, इसके अराउंड आपकी जो रॉड है ऐसे रोटेट कर रही है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां तक जा रहा है ये हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, कैसे फाइंड करना है? अब मुझे एक बात बताइए, जब रॉड ऊपर जाएगी तो कौन सी एनर्जी बन जाएगी ऊपर जाके सेंटर ऑफ मास की? एम जी एच। यहां तक क्लैरिटी? ठीक है, वही जो एम जी एच है वही आपकी रॉड की रोटेशन कराएगी। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि जो रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बट मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि यहां पे आई कौन सा पुट करें, ये वाला वो वाला? बोलो, वो वाला ना, फर्स्ट वाला। रोटेशन किसके अबाउट हो रही है? ये तो सेंटर ऑफ मास बीच में है, रोटेशन साइड पे हो रही है। ये यहां पे एक्सिस है, इसके अराउंड रोड पूरी रॉड घूम रही है।
ऐसे लगी हुई रॉड। यस यस यस, ऐसे। अगर मैं ऐसे बताऊं वो मैं उस पर दिखा नहीं पाऊंगा, यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैंने ऐसे करके आपको बताया। ठीक है, वैसे तो ऐसे ही होगा, ये ऐसे ही घूम रही है, बट वो बोर्ड पे कैसे दिखाऊंगा? क्या नहीं समझ आया? एक रॉड है यहाँ पे, है ना, ज्वाइन है। ठीक है, अब इस पॉइंट के अराउंड रोड ना ऐसे रोटेट करती है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास किसी हाइट तक जाएगा यहाँ तक, तो वो हमने निकाला mgh करके। और यही जो mgh आपकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, ये किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी की, जब वो रोटेट कर रही होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आई पुट होगा, वो वाला पुट होगा, ये वाला पुट होगा? वो वाला तब पुट होता अगर रॉड को ऐसे घुमाते, ऐसे दोनों तरफ मिडल से, मतलब यहाँ पे हिंज लगा के रॉड ऐसे ऐसे घूमती। अभी रॉड ऐसे घूम रही है तो किनारे से घूम रही है, तो किनारे के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले वो क्या होता है? ml²/3। ठीक है, हाँ जी, क्लैरिटी यहाँ तक? क्लैरिटी? रवनीत, हरनीत, इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है, एंड से एंड पे है वो पॉइंट। अगर मिडल में होता देन वो लेते। ठीक है जी, ये तो वैसे लगाया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, घूम इसके अराउंड रही है एंड पे, तो आ जाएगा mgh, भागना आई की जगह पे क्या आएगा? ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। निकाल दो, शाबाश। एच एम से एम काट दो। डी, हाँ जी, क्लैरिटी यहाँ तक? ठीक है जी, चलिए जाते जाते मैं आपको थोड़ी और कॉन्सेप्ट कराता हूँ। हाँ जी, क्या बोला? किसी ने बोला कुछ? आंसर समझ आया? ये रब कर दूं? बाकी क्वेश्चंस ट्राई करके देखने हैं आपने, ये मैं रब कर रहा हूँ। चलिए लिखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सम बॉडीज। बट बॉडीज का भी रोटेशनल एक्सिस कहाँ पे है वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सम बॉडीज, इसमें भी वेरिएशन आते हैं। तो वो जी सबसे पहले बात होगी रिंग की। किसकी? रिंग। रिंग में मान लीजिए ये आपकी रिंग है, रिंग का सारा मास होता है अराउंड रिंग, मतलब कि सरकमफ्रेंस पे। और मान लीजिए आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन इस रिंग के सेंटर से पास हो रहा है, और इसके अराउंड हमने रिंग को रोटेट करवाना है ऐसे। तो इसके अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का आता है वो आता है हाफ mr²। कितना? हाफ mr²। अब अगर यही एक्सिस हम ऐसे कर दें कि ये रिंग है, इसके ऊपर बिठा दे डायमीटर के तौर पे ऐसे, और स्पिन देखना है इसके अराउंड ऐसे, देख पा रहे हैं? हाफ mr² आता है, mr², डिस्क के लिए हाफ mr²। ठीक है जी, क्लैरिटी? डिस्क के लिए आएगा हाफ mr²। अरे बोलो बोलो, पूछा करो। हाँ जी, अब अगर आप देखें यहाँ पे mr² है, हमेशा याद रखिए जब भी परपेंडिकुलर से डायमीटर पे जाओगे ना, आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? हाफ mr²। अच्छा, इसमें और वेरिएशन है, आपने देखो बड़े आसानी से आपको समझ आ जाएगा। जैसे सुबोध जी, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है? 8 है ना। अब मान लो यही एक्सिस मैं साइड में ले जाऊं, ये था मेन एक्सिस और मैं इसी एक्सिस को साइड में ले गया, तो आपने मॉडिफिकेशन क्या करनी है? जो आपका सेंटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें ऐड कर देना है कि जितना डिस्टेंस आपको चलना पड़ा, कितना डिस्टेंस चलना पड़ा? r², और उसी के मास से डिवाइड मल्टीप्लाई भी कर दें, जितना चले
उसका स्क्वायर इंटू जितना आपकी बॉडी का मास, तो ये क्या आ जाएगा बोलो, 2 टाइम्स mr²। ऐसे ही अगर इसी बॉडी में हम यहाँ पे थे बट मैंने साइड में आ जाना है, तो साइड में भी कितना चलना पड़ा मुझे, यहाँ पे कितना है ओरिजिन पे, यहां से यहां तक कितना रेडियस है ना r, तो ये आ जाएगा हाफ, कितना चलना पड़ा हमें, इसके अराउंड निकालो, मैं इस एक्सिस के अराउंड स्पिन, मतलब ऐसे कह रहा हूं मैं कि ये आपकी रिंग है और साइड में है ये, और इसे ऐसे ऐसे रोटेट करवाना है हमें। होगा। हाँ बिल्कुल, हाफ mr² आपका ओरिजिनल था, इसमें कितना ऐड करना है, कितना चलना पड़ा r² और उसके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/2 mr²। बोलो ठीक, क्लैरिटी। ये ओरिएंटेशन, अलग अलग ओरिएंटेशन से कैसे कैसे हम ले सकते हैं। सेकंड लिखिए रिंग, सेकंड लिखिए डिस्क। डिस्क ऐसी फिगर है जो बीच में से क्या है, भरी हुई है ना, तो इसका मास पूरा यूनिफॉर्मली एरिया पे स्प्रेडेड है। मान लीजिए ऐसे कर, इसके अराउंड निकालना है, तो इसका फॉर्मूला है हाफ mr²। और इसी डिस्क के अगर मैं साइड में आ जाऊं, सेंटर से साइड में आ जाऊं, परपेंडिकुलरली सेंटर से साइड में आगे इसे रोटेट कराऊं, कितना चलना पड़ा बच्चों, कितना चलना पड़ा, यहां से यहां तक कितना चलना पड़ा r, तो दैट इज प्लस mr², 3/2 mr²। ऐसे ही अगर मान लो ये डिस्क है और डिस्क के डायामीटर पे हम देख रहे हैं, तो यहां पे कितना है, यहां पे उसका भी हाफ कर दो, क्या आ जाएगा बोलो, 1/4 mr²। ठीक है जी। और इसी डिस्क के डायामीटर से साइड में आ जाऊं मैं, सुबोध जी कितना आएगा, हाफ mr², और कितना चलना पड़ा r², दैट इज mr², तो कितना आ जाएगा 5/4 mr²। रॉड का मैं करा चुका हूं, वो लिखा है ना आपने, थिन रॉड के लिए साइड में कितना है ml²/3, बीच में कितना है ml²/12। ठीक है अंशुल, क्या हुआ, ठीक है, हाँ जी क्लैरिटी यहां तक। नेक्स्ट है स्फीयर, ये रब कर दूं, जल्दी लिख लो। डिसअपॉइंटेड करते हो आप लोग, मैथ्स नहीं करते टाइम से, क्यों सार्थक, क्या फायदा इतने सारे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का, बुजुर्ग गांव का बुजुर्ग फंसा लेगा तुम लोगों को, कोई कैलकुलेशन करके बताओ, 2.5 का टेबल सुन लेगा वो, फिर बोलोगे ये नहीं आता जी तो कौन सा मैथ पढ़ रहे हो तुम। लिखिए स्फीयर, स्फीयर, स्फीयर भी दो हैं, पहले है सॉलिड और फिर बाद में है होलो, खाली शेल। सॉलिड की बात कर रहा हूं पहले। सॉलिड में अब सुनिए, यहां पे ना कोई बात नहीं होती कि आप इस तरफ से डायमीटर देखें, इस तरफ से डायमीटर देखें, किसी भी तरफ से देख सकते हैं, स्फीयर एक जैसी होती है, एक जैसी है ना। जैसे यहाँ पे तो फर्क पड़ता है ना कि यहां से, जैसे ये रिंग है कि यहां से एक्सिस इंसर्ट हो या ऐसे 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 एक्सिस इंसर्ट हो, क्योंकि ये 2D बॉडी है, यहाँ पे फर्क पड़ सकता है, बट स्फीयर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सिस कहीं पे भी हो सकता है। तो जो इसके डायामीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 mr²। अगर यही डायामीटर से साइड में चला जाऊं मैं, यहां पे चला जाऊं स्फीयर के, ये स्फीयर है बच्चों, हाँ जी, ध्रुवित कितना आएगा, ये रेडियस आर है, कितना आ जाएगा बोलो, आर चलना पड़ा साइड में जाने के लिए, 2 बिल्कुल डायरेक्ट लिख दू 7/5 mr²। ठीक है आंसर। होलो के लिए, हाँ जी, सॉलिड के लिए, हाँ ये सॉलिड के लिए है। अब होलो के लिए, होलो अंदर से खाली, इसके लिए जो इसके डायमीटर के अबाउट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होता है 2/3 mr²। और अगर इसी के साइड में जाना हो देन दैट इज 2/3 mr² प्लस mr²।
कितना आ जाएगा, दैट इज 5/3 mr²। ठीक है जी, तो आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े और बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। एक हमारी रह गई है प्लेट, रह गई है रेक्टेंगुलर प्लेट, एक रह गई है हमारे सिलेंडर, दोनों खाली और भरे हुए, सॉलिड और होलो। वो करके देन हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास को मंडे को शायद, कितना हाँ शायद इसी टाइम है, बाकी कंफर्म कर देंगे आप।